नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत इबिक्स कैश स्टूडियो से सुबह 10 बजे की बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको इस बुलेटिन में पहुंचाते हैं। मौलाना साद ने नया पैंतरा चला है। पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी गई है। दरअसल आरोपों की धाराएं जानना चाहता है मौलाना साद। तो अंडरग्राउंड हो चुका है मौलाना साद। 28 मार्च से कहां पर है मौलाना साद नहीं पता है। पुलिस को कैसे अब छिपकर चिट्ठी लिखी जा रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि आप एफआईआर की कॉपी भेजिए जिसमें कौन कौन सी धाराएं मुझ पर लगाई गई हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। ये देखिए, घर से बैठ करके चिट्ठी लिखी जा रही है मौलाना साद की ओर से। मौलाना साद डर क्यों रहे हैं? मौलाना साद सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? पहले थ्योरी दी गई कि क्वारंटीन है, लेकिन कितने वक्त तक क्वारंटीन रहेंगे? क्वारंटीन का वक्त 14 दिनों का है, वो बीत चुका है। आखिर अब क्यों सामने आने में डर लग रहा है मौलाना साद को? ना वो सवालों के जवाब दे रहे हैं जो नोटिस भेजा गया दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से, और अब देखिए जो गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया उसके बाद जो एफआईआर हुई है उसकी कॉपी मांगी जा रही है। चाहे कोई भी हो ठिकाना, अब नहीं बचेगा मौलाना। चाहे कितनी भी कर ले फरियाद, नहीं बचेगा नामुराद सा। कोरोना वाला मौलाना अब पुलिस से ही उल्टे सवाल जवाब कर रहा है। जिसके हाथ मासूमों के खून से रंगे हैं, वो पुलिस से पूछ रहा है कि उस पर कौन कौन से केस दर्ज हैं। 4 जमाती क्या साथ आ गए, मरकज क्या करवा लिया, खुद को खुदा समझने की भूल कर बैठा है सा। गैर इरादतन हत्या का केस है मौलाना साद, लेकिन वो अपने बिल से ही एफआईआर की कॉपी मांग रहा है। तो मौलाना साद कान खोल कर सुनो, अभी भी वक्त है, सामने आ जाओ, क्योंकि पुलिस तैयार है कानून की किताब लेकर। सीबीआई तैयार है सवालों के तीखे शूल लेकर। ईडी तैयार है तुम्हारे आर्थिक चक्रव्यूह को भेदने के लिए। इनकम टैक्स विभाग तैयार है तुम्हारे काले धन की पोल खोलने के लिए। तो मौलाना साद, मरकज के आका, तुम्हारे किले को भेदने का तैयार हो चुका है खाका। बिल में किसी चूहे की तरह छिपे रहने का अब कोई फायदा नहीं। डरपोक की तरह नए नए पेच भिड़ाने से अब कुछ नहीं होगा। मौलाना सुनो, तुमने ही देश में फैलाया है कोरोना, तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि बचना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। जितनी देर तुम करोगे गिरफ्तारी देने में, उतनी मुसीबत होगी तुम्हें कानूनी कार्रवाई झेलने में। आयकर विभाग तुम्हारे 5 साल के इनकम और टैक्स रिटर्न का रिकॉर्ड देख रही है। मरकजियों के पास इतना पैसा कहां से आता था, इसकी जानकारी उन्हें मिल चुकी है। ईडी ने वैसे भी तुम्हारी फंडिंग के रिकॉर्ड छानने शुरू कर दिए हैं। ज्यादा दिन नहीं है तुम्हारे पास। देश जानता है मौलाना साद कि तुम देश के दुश्मन बन चुके हो। पूरे हिंदुस्तान में कोरोना को 30% तक बढ़ाने के गुनहगार हो तुम। कोरोना के कारोबारी साद, जल्दी ही तुम्हें तुम्हारे बिल से खींच कर निकालेगी पुलिस। मौलाना साद, तुम्हारे बुरे दिनों का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। तुम्हारे गुनाहों का हिसाब पूरा हो चुका है। जिस जेल की सलाखों से तुम बचने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जान लो, यही जेल की सलाखें तुम्हारे बचने का भी एकमात्र रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रिपब्लिक भारत ये सवाल उठाता है कि आखिर बिल में क्यों छिपा हुआ है मौलाना साद, ये सबसे अहम सवाल। इसके अलावा सवाल नंबर 2 कि सामने क्यों नहीं आता मौलाना साद। पुलिस के सवालों से आखिर बच क्यों रहा है मौलाना साद, और पुलिस को छिप छिप कर चिट्ठियां क्यों लिख रहा है साद। पुलिस से एफआईआर की अब कॉपी क्यों मांगी जा रही है मौलाना साद की तरफ से, यह भी अहम सवाल। और रिपब्लिक भारत का एक और बड़ा सवाल कि पुलिस से सहयोग का झूठ अपनी पिछली चिट्ठी में मौलाना साद ने आखिर क्यों बोला। और देखिए, ये सवाल है जो रिपब्लिक भारत आपसे पूछ रहा है, और इस वक्त हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, मुझे ये बताइए, घर में छिप करके डरपोक की तरह बैठा है मौलाना साद, वो जो चिट्ठी पुलिस को लिखी गई है उसमें क्या कहा गया है? देखिए श्वेता, अगर इस चिट्ठी की बात की जाए तो मौलाना साद ने ये चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उनके ऊपर क्या चार्जेस लगाए गए हैं और एफआईआर में
क्या जो मजमून लिखा गया है क्राइम ब्रांच के द्वारा वो उनको मुहैया करवाई जाए। इसके पीछे सबसे बड़ी बात ये हो सकती है कि मौलाना साद जो है वो कानूनी दावपेच खेलने की तैयारी में है कि अगर उन्हें कुछ भी ऐसा लगता है कि एफआईआर में एक भी शब्द ऊपर नीचे होता है तो जाहिर तौर पे आईपीसी की जो धाराएं हैं वो चेंज हो सकती हैं। लेकिन अभी तक की अगर एफआईआर और आईपीसी की धाराओं की बात की जाए तो श्वेता, अभी तक जो मामला क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया है उसके मुताबिक मौलाना साद को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। यानी रजनीश, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि मौलाना साद अब डर रहा है, तभी वो एफआईआर की कॉपी मांग रहा है ताकि वो अपने आगे के लिए ग्राउंड तैयार कर सके। यानी कि वो कैसे अब आगे का रास्ता अपने लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि उसको ये पता है कि अब उसका बचना गिरफ्तारी से नामुमकिन है। बिल्कुल श्वेता, अब मौलाना साद को गिरफ्तारी का डर सता रहा है क्योंकि एक के बाद एक तमाम एजेंसियां उसके खिलाफ मामला दर्ज कर रही हैं, जांच की बात कर रही हैं, पूछताछ की बात कर रही है। पहले क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर उसके बाद 2 नोटिस ऑलरेडी दे चुकी है, फिर ईडी ने मामला दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का, और अब आईटी ने भी मामला दर्ज, इनकम टैक्स ने भी मामला दर्ज कर दिया कि जिस तरीके से मौलाना साद की जो बेशुमार संपत्ति है वो मौलाना साद ने कहां से छुटाई। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो जमाती यहां से निकलकर विदेशी यात्रा करते हैं या दूसरी यात्रा करते हैं तो उनकी फंडिंग आखिर कौन करता था? क्या वो जमाती रजनीश, यही बड़ा सवाल है। लेकिन अब जांच एजेंसियों से बच नहीं पाएगा मौलाना साद, चाहे जितनी भी चिट्ठियां लिख ले। और आपके पास वापस भी लौटेंगे, लेकिन उस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो हम अपने दर्शकों को बता दें। मरकज रोहिंग्या कनेक्शन अब सामने आया है। मरकज में रोहिंग्या जो शामिल हुए थे वो गायब बताए जा रहे हैं। निजामुद्दीन मरकज में ये रोहिंग्या शामिल हुए थे। गृह मंत्रालय ने जांच के लिए राज्यों को कह दिया है। कोरोना महामारी के इस दौर में जमाती सरकार और प्रशासन के लिए मुसीबत बन चुके हैं। नया मामला यह है कि रोहिंग्या भी मरकज में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे और इसके बाद वो कहां गायब हो गए इसका अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में अब राज्यों को चिट्ठियां लिखी हैं और रोहिंग्याओं की तलाश करने को कहा है। मंत्रालय ने इस चिट्ठी में बताया है कि रोहिंग्या मुसलमान तबलीगी जमात के इज्तिमास और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसके साथ ही इन लोगों के संक्रमित होने की आशंका भी जताई गई। हैदराबाद, तेलंगाना के शिविरों में रहने वाले रोहिंग्याओं ने नई दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज और हरियाणा के मेवात में तबलीगी जमात में हिस्सा लिया था। लेकिन इसके बाद दिल्ली के श्रम विहार और शाहीन बाग में रहने वाले रोहिंग्या जो तबलीगी जमात में शामिल हुए थे वो अपने शिविरों में वापस नहीं लौटे। डेरा बस्सी और जम्मू में इन